हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आपका 21 जनवरी को पेपर हुआ था सीटेट का। तो सीटेट पेपर 2 का हम साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साइंस सब्जेक्ट की पूरी आंसर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जिन भी स्टूडेंट्स का साइंस सब्जेक्ट था, आप लोग ये वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने साइंस में कितने क्वेश्चन सही करे हैं। साइंस में आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पेपर एनालिसिस मैं आपको करवा रही हूँ विद आंसर की, एग्जैक्ट आंसर की आपके बिल्कुल यही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन जो आपसे साइंस में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है, नॉट आपसे पूछा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। क्योंकि समय से पूर्व ही बल दिया जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चूज करना है। उर्वरक मृदा की जलधारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर, चलिए हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ा रही है और कुछ प्रतिबिंब दिखा रही है। देखिए कौन से प्रतिबिंब हैं। जल यात्रा करती हुई नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता एंड मापन। देखिए यहाँ पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाइंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, ये सही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल अवलोकन होगा यानी कि ऑब्जर्वेशन होगा। साथ में आगमनात्मक तर्कशीलता, इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी यहाँ पर यूज़ होगी। और फोर्थ ऑप्शन है मापन यानी कि मेजरमेंट जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड बी और सी ऑप्शन आपको किस में लिखा है, देखिए ये लिखा है ऑप्शन 1 में। ठीक है, बी एंड सी, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सेट को आपने आइडेंटिफाई करना है। निम्न में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। देखिए तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम ये आपके नहीं होंगे। जिंक, लौह, मैग्नीज ये भी नहीं होंगे। पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। याद रखिएगा, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। परिकल्पना यानी कि जो हाइपोथेसाइजिंग करते हैं आप, उसकी बात हो रही है, तो उसका निर्देशक नहीं है पूछा है। ठीक है, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, ये तो है। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, बिल्कुल सही है। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और निर्देशक नहीं है पूछा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को आपने रीड करना है। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पहला है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। दूसरा है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। तीसरा है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है ए और बी अवलोकन है और सी अनुमान है। दूसरा है ए बी सी तीनों अवलोकन है। तीसरा है ए बी और सी तीनों अनुमान है, या फिर ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4,
जो आपका ए है ये आपका अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, बट जो बी और सी है वो आपका अनुमान है, ठीक है, इन्फेरेंस है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही चीज़ दी हुई हैं और ऑप्शन में यहाँ पर उनको मिला करके लिखा है। तो इसका राइट आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा। इसको आप लोग भी एक बार एनसीईआरटी में चेक करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। बट इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो मोस्टली हमको सही लग रहा है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। बट ऑप्शन फर्स्ट जो है ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों के अंदर जाता है। तो ये जो बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिनेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये इनमें से किसके अंदर कौन सा होता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, आपको रीड करना है। चलिए हम कर लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में स्थित रिक्त स्थानों को भरेगा। तो देखते हैं, सेंटेंस है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये एक्स, वाई और जेड यहाँ पर कौन कौन से होंगे करके ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये आपको चूज़ करना है। तो एक्स की जगह क्या आएगा, एंड वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है, और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ यानी कि कॉलम है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। एक्स की जगह गिटार आएगा, वाई की जगह तबला आएगा और जेड की जगह आपका शहनाई आएगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, ये तो सही है। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना, सिर्फ सूचीबद्ध करके कुछ नहीं होगा। सामान्य मानव संबंधी रोगों पर सिर्फ परिचर्चा हो रही है। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना, यहाँ पर सिर्फ परिभाषा दी जा रही है। तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 कि डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था करके उस पर परिचर्चा हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है सिवाय किसके। किसके आपको ये चूज करना है। सूर्य के प्रकाश, जल, खनिजों की प्रतिस्पर्धा टालने के। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा, नई किस्में उत्पन्न करने के, प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ करके। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका अजर्सन रीजनिंग से पूछा है, ठीक है। अजर्सन दिया है और अजर्सन और रीजन से पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। अजर्सन यानी कि अभिकथन है आपका, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, सही बात है ये। और इसका तर्क दिया है, इसका रीज़न दिया है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और आर यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं और जो तर्क आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार नहीं पाया गया है। दूसरा है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए और बी दोनों सही हैं, केवल बी सही है। ए बी में से कोई भी सही नहीं है या फिर केवल ए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है, दोनों सही हैं ये जो आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, चाल से आया है। देखिए, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति या चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है, ये पूछा है आपसे। तो वो होगा फ्रेंड्स एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। सही बात है, रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, ये हम पढ़ते भी हैं। दूसरा है, रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। जी नहीं, जब ये सिंथेटिक फाइबर है तो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बना लेंगे आप, है ना? तो सिर्फ S1 आपका सही है और S2 आपका गलत है। S1 यानी कि ये जो सेंटेंस है ये सही है और S2 आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, S1 सही है और S2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से उत्तरदायी हैं, आपसे ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड तो बिल्कुल होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी होती है। एसिड रेन में आप पढ़ते हैं कि कौन कौन सी गैसेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बट जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ओजोन है, ये तीनों नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होती हैं। तो डी और ई सही है यहाँ पर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 पे। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है तथा वाई कोयले से उत्पन्न होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई होगा? मतलब आपको बताना है कि पेट्रोलियम से कौन सा उत्पन्न होता है और कोयले से कौन सा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो आपका बिटुमेन है ना, वो पेट्रोलियम से बनता है और जो कोलतार है वो आपका कोयले से बनता है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कारण आपसे पूछा है। तो देखिए इसका कारण होगा, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। ठीक है, 4th ऑप्शन इसका राइट होगा। इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस। 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फिर से अजर्सन रीजन से पूछा है। अजर्सन यानी कि अभिकथन है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के कारण। और इसका रीज़न यानी कि तर्क आपको दिया है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि प्लांट सेल हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर आपको चूज़ करना है। आपको क्या लग रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं या कोई गलत है या फिर दोनों ही गलत हैं, वो आपको चूज़ करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जहाँ पर लिखा है ए और बी दोनों सही हैं और जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है अभिकथन की। इसी रीज़न के कारण जो सूखी हुई किशमिश होती है उसको जब हम वाटर में भिगोने के लिए कुछ टाइम छोड़ देते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण वो फूल जाती है, और ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि साइंस प्रोमोट्स स्पेक्टिसिज्म। ठीक है, इस कथन की व्याख्या करता है, कौन सा वो आपको चूज़ करना है। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिक उन्मुख विचार वाले होते हैं और अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। या विषयनिष्ठ आनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल एविडेंसेस। ठीक है, 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके पीछे का रीज़न आपसे पूछा है कि इनमें से उससे रिलेटेड कौन सा कथन आपका सही है। तो चलिए देख लेते हैं। यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, यह सामान्य ताप पर हो सकता है, यानी कि ये आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जी नहीं। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक आयरन का पीस है उस पर रस्ट लग गई हो और उसके बाद
वो रस्ट को हटा करके आप सेम टू सेम वैसे ही आयरन बना दें, तो ऐसा नहीं होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन यानी कि ए, बी और सी बिल्कुल सही हैं। और ए, बी, सी हमारे कहाँ दिए हैं वो हम ढूंढ लेंगे। ए, बी, सी हमको दिया ऑप्शन 3 पे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, यानी कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उस ग्रुप को आपको चूज करना है। पहला है लिजार्ड, बटरफ्लाइज एंड फ्रॉग। सेकंड है बटरफ्लाइज, फ्रॉग एंड फिश। थर्ड है फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। एंड फोर्थ है हैंस, लिजार्ड एंड बटरफ्लाइज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ऑप्शन थर्ड आपका फ्रॉग, फिश और जो स्टारफिश है, इन सभी के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जो लिजार्ड होती है उसमें आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड का रैखिक संवेग P तथा द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। इधर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो m² v² अपॉन 2m, फिर हम कर सकते हैं mv² अपॉन ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल टू, चलिए मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 p² अपॉन 2m, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, एंड नॉन मेटल्स जो हैं जनरली एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा है क्षैतिज यानी कि अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको इसका अभी फिलहाल राइट आंसर बताते हुए चलती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। जो आपका बैलेंस्ड फोर्स है उसका एक पेयर यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 8/9 ओम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा यानी कि केमिकल प्रोसेस की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति होगी, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा हो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी विद्यार्थी के जीवन से रिलेटेड अगर कुछ काम करवाए जा रहे हैं वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि उस ज्ञान को वो अपने जो रियल लाइफ है, डेली लाइफ है उनकी, वहाँ पर उसको अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दी गई सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने दिया हुआ है, ये इंग्लिश में भी आपको दिया है। यूनिट ऑफ फोर्स, सिंबल ऑफ आयरन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूनिट ऑफ वर्क, सिंबल ऑफ सिल्वर एंड सिंबल ऑफ बैटरी। तो इसको आपने मैच करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा कौन से होते हैं, आपसे ये पूछा है। गेहूं में घुन लगना, क्या ये जीवाणु द्वारा होता है? जी नहीं। यानी कि रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस टैंकर,
येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन है कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा इनमें से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि जो आपका सिट्रस टैंकर होता है सिर्फ यही होता है जो आपका जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः क्या हैं। तो ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हैं आपके परिदर्शी और प्रकीर्णन, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिस्कोप एंड डिस्पर्जन। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके प्रयोग से कोनों के इर्द गिर्द देखने में किया जाता है, और जो आपका प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जन है ये इसके सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस में जो आपसे पूछा गया था। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो जो आपका 90th यानी कि लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ जो कि ऑप्शन 4 होगा। कैसे होगा, देखिए जो आपका बूझा चूना होता है ना वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, और जो आपका सादा नमक होता है इसको तो आप जानते ही हैं सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल NaCl होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, CaCO3 जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आता है डी में है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा डी, ओके, कॉस्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑप्शन ई जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा बिना बूझा चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। और उसके बाद जो लास्ट है बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा भी जिसको बोलते हैं वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा इजी से समझेंगे इंग्लिश में। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका जो स्लेट लाइम होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो टेबल सॉल्ट होता है आपका बी ऑप्शन जो है ये सोडियम क्लोराइड होता है। जो आपका लाइमस्टोन है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जो आपका कॉस्टिक सोडा है वो होता है फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो क्विक लाइम है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जो बेकिंग सोडा है नॉर्मल खाने वाला सोडा वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमने साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज जो 21 जनवरी 2024 को CTET का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर 2 साइंस में आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें। कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।